Good morning students, how are you? Very fine. Today we are here for 11th class and topic law of conservation of linear momentum. Linear momentum, as we know, linear momentum is the product of mass and velocity. किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो न्यू क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ भी होता है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है किसी भी सिस्टम के लिए. उस सिस्टम में एक सिस्टम में जिसमें 2 बॉडी हो, 10 बॉडी हो, 4 बॉडी हो, तो उन सभी पूरे सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बना रहता है. तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं 2 बॉडी सिस्टम के लिए, सबसे पहले आइसोलेट सिस्टम हमने एक लिया फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम. किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जो सबसे आइसोलेट हो, अलग हो, जिसके ऊपर किसी बाहर से कोई दूसरा फोर्स, कोई बॉडी नहीं लगा रही है, तो उस सिस्टम के को कहा जाता है आइसोलेट सिस्टम. यानी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, तो उस बॉडी से जो सिस्टम बनता है वो आइसोलेट सिस्टम कहलाता है. आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं कि वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. यानी सिस्टम की जितनी भी बॉडी है उन सभी के लिए जो उनका लीनियर मोमेंटम है, यानी मास और वेलोसिटी का, हर बॉडी के लिए जो मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उनका टोटल सम कांस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट द मोशन. वो पूरा सिस्टम जब तक चलता है उस पूरे सिस्टम में जितनी भी बॉडी है 1 2 4 6 8 वो सब का मोमेंटम कंजर्व यानी कांस्टेंट बना रहता है. तो देखिए हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडी है. एक बॉडी ए ले ली हमने, इसका मास m1 है. एक बॉडी बी है, उसका मास m2 है. दोनों बॉडी इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी से ए बॉडी चलती है और u2 वेलोसिटी से बी बॉडी मूव कर रही है. कुछ देर बाद मान लिया इसकी वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 ज्यादा है दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से. कुछ टाइम बाद ये दोनों बॉडी ए और बी जाके टकरा जाती है, क्योंकि पीछे वाली बॉडी फास्ट आ रही है, तो ये दोनों बॉडी जाके टकरा जाती हैं. तो बहुत कम समय, बहुत थोड़े से टाइम, डेल्टा टी टाइम के लिए ये कांटेक्ट में रहते हैं, टकराती हैं, फिर उसके बाद सेपरेट हो जाती हैं. फिर ए बी बॉडी अलग अलग हो जाती हैं. इसके लिए मान लिया वेलोसिटी टकराने के बाद ए बॉडी की v1 हो जाती है और बी बॉडी की वेलोसिटी v2 हो जाती है. अब हम देखिए जैसे ही 2 बॉडी एक दूसरे पे टकराती हैं तो क्या होगा. 2 बॉडी टकराती हैं तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे. ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा. अब 2 बॉडी है ऐसे हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक ने फोर्स लगा तो दूसरा उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, यानी एक्शन रिएक्शन होगा. तो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ की. यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स जो होता है बॉडी के मोमेंटम के चेंज पर डिपेंड करता है. कैसे, हमने लिया पहले फोर्स एफ ए बी, यानी ए बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और कौन सी बॉडी लगा रहे हैं, बी बॉडी लगा रही है. ए बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ए के ऊपर लग रहा है, तो इसी का मोमेंटम चेंज होगा. इसका मोमेंटम चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेकंड लॉ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया कि मोमेंटम में चेंज, यानी टकराने के बाद मोमेंटम पी ए डैश, टकराने से पहले ए बॉडी का मोमेंटम पी ए, तो पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी. पी को हम मास इनटू वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. टकराने के बाद इसका मास m1, वेलोसिटी v1, तो प्रोडक्ट m1 v1, टकराने के बाद का मास m1 v1 माइनस चेंज है टकराने से पहले m1 u1 अपॉन डेल्टा टी. तो ये इक्वेशन आ जाती है कोलिजन के टाइम में बी बॉडी ने ए पर कितना फोर्स लगाया. उसी तरह जब बी बॉडी ए पर फोर्स लगाया तो ए बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है. सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एफ बी ए, यानी बी के ऊपर फोर्स लगाया ए बॉडी ने, तब बी के ऊपर फोर्स लगाए तो बी का मोमेंटम चेंज होगा डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा पी बी को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, तो पी बी डैश फाइनल मोमेंटम माइनस पी बी इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी. फिर इसको एम वी की फॉर्म में लिखा m2 v2 माइनस m2 u2 टकराने से पहले अपॉन डेल्टा टी. ये हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया. ये दोनों बॉडी, एक ने इस पे फोर्स लगाया, सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया, दोनों का फोर्स निकाल लिया है. फिर न्यूटन सेकंड लॉ के बाद हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं, हर 2 बॉडी अगर कॉन्टेक्ट में है, एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, नीचे की तरफ लगा रही है तो दूसरी उसको ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगाएगी. तो रिएक्शन क्या आती है, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए.
नेगेटिव FAB इक्वल्स टू नेगेटिव FBA, यानी A ने B पर फोर्स लगाया, B ने A के ऊपर फोर्स लगाया, तो एक फोर्स नीचे लगा रही है, नीचे वाली ऊपर लगा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए दोनों में माइनस साइन दे दिया। अब हमने यहाँ से FAB और FBA दोनों की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट कर दी, PA डैश माइनस PA अपॉन डेल्टा टी, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए दोनों की सेम वैल्यू रख दे, तो PA डैश माइनस PA अपॉन डेल्टा टी, PB डैश माइनस PB अपॉन डेल्टा टी, दोनों का डेल्टा टी नीचे से टाइम बहुत शॉर्ट टाइम होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हमने आगे ऊपर वाला न्यूमरेटर आता है कि और PA डैश माइनस PA इक्वल टू माइनस PB डैश माइनस PB, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, माइनस PB डैश प्लस PB, और A डैश PB डैश, यानी ये टकराने के बाद के मोमेंटम डैश वाले PA डैश PB डैश टकराने के बाद के मोमेंटम एक तरफ ले गए, और इनिशियल मोमेंटम PA प्लस PB एक तरफ आ गया। तो यहाँ से क्या देखते हैं, PA PB को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 दोनों में टकराने के बाद मोमेंटम बराबर M1U1 प्लस M2V2 दोनों में टकराने के पहले मोमेंटम, यानी PA PB की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मास और वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, टकराने के बाद जो मोमेंटम है बराबर टकराने के पहले का मोमेंटम, ये दोनों बॉडी का टकराने के बाद पहले जो मोमेंटम है और टकराने के बाद दोनों में टकराते हैं, उसके बाद अलग अलग होते हैं, टकराने के बाद मोमेंटम, दोनों मोमेंटम बराबर आ जाते हैं। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, के टकराने के पहले मोमेंटम बॉडी के टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर रह जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कई सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास। जैसे एक एग्जांपल आता है, आप बोट में से कोई आदमी किनारे पे कूदता है, तो जैसे एक आदमी जंप लगाता है आगे, तो हमारी जो बोट होती है पानी में नाव, वो पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि जितना फोर्स आदमी उसके पैरों से बोट पे लगा उतना ही बोट उसको आगे कर देती है, तो इस तरह से बोट पीछे की तरफ धकेल जाती है। तो इस तरह से और आदमी किनारे पे कूद जाता है नदी से। तो एक ये भी केस था। दूसरा, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। रिकॉइल ऑफ ए गन, जैसे हम गन से गोली को, बुलेट को छोड़ते हैं, तो जितनी स्पीड से वेलोसिटी, जितने मोमेंटम से आगे जाती है, उतने मोमेंटम से पीछे गन पे धक्का भी लगता है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो इस तरह के कई सारे केस हैं। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो रॉकेट ऊपर चलता है, लेकिन जो गैसेज होती है उसके अंदर जल के बाहर निकलते हैं, वो प्रेशर से नीचे आती हैं, तब गैसेज का मोमेंटम और ऊपर जाने रॉकेट का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो ये काफी सारे केसेस हैं अपने पास। अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल हम जल्दी से कर सकते हैं इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में एक एग्जांपल एप्लीकेशन हम देखते हैं इसका, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, हमारे पास एक गन है, गन का मास मान लिया कैपिटल M है और गन की वेलोसिटी V है या V1 है। जो यहां से बुलेट निकलती है, जिस टाइम बुलेट निकलती है, माने उस निकलने वाली बुलेट का मास स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी V2 है। ये इसी का एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ ए गन का। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी हमने पढ़ा था कि M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल, यानी एक इक्वेशन थी कि फाइनल मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं PF फाइनल मोमेंटम बराबर PI इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी का। तो PF फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद M1U1 प्लस M2V2, उसी तरह से टकराने से पहले इनिशियल मोमेंटम M1U1 प्लस M2U2। सिंपल इक्वेशन है। तब यहां से देखते हैं, देखिए स्टार्टिंग में गन की वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है गनवीर S में, जब तक बुलेट्स हमने नहीं छोड़ी है, बुलेट को हमने नहीं फायर किया है, तब तक इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी जीरो। ना तो बुलेट निकली है और ना ही गन ने बुलेट को फायर किया, ना तो इस गन को धक्का लगता है पीछे की तरफ। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी M1 गन का मास था इनिशियल और वेलोसिटी इनिशियल जीरो, प्लस बुलेट का मास m और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दोनों रेस्ट में, तो ये टर्म हो गया आपका जीरो।
लेकिन इधर जो टर्म है m1 प्लस m2v2 फायर करने के बाद बुलेट आगे जाएगी v2 वेलोसिटी से और v1 से गन को पीछे धक्का लगेगा, तब उसमें इनका मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस m v2 इक्वल्स टू हो गया। तो यहां से क्या दोनों है 0, तब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि m v1 प्लस m v2 इक्वल्स टू 0। एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ तो m v1 प्लस m v2 इक्वल्स टू, एक तरफ ले जाए इक्वल्स टू माइनस m v2। तो यहां से रिकॉइलिंग ऑफ ए गन या तो v2 निकाल लें या v1 निकाल लो, जो सी भी आप निकालना चाहें। तो वेलोसिटी v1 इक्वल टू माइनस m अपॉन कैपिटल M v2 और v2 इक्वल्स टू माइनस m अपॉन कैपिटल M v1। जो सी भी वेलोसिटी हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, अगर बुलेट v2 स्पीड से इधर जाती है तो जो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमारी गन जो पीछे की तरफ धक्का लगाती है उसकी वेलोसिटी v1 माइनस m अपॉन m v2, इनके मास का रेशो इनटू वेलोसिटी। या गन से जब बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट की स्पीड या वेलोसिटी v2 इक्वल टू माइनस गन का मास अपॉन बुलेट का मास इनटू गन की स्पीड। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं और हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन कितनी स्पीड से पीछे जाती है, बुलेट किस स्पीड से आगे बढ़ती है। ये एग्जांपल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट होता है, इससे कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बड़ा सिंपल है, केवल ये क्वेश्चन लगाई। शुरू में दोनों की वेलोसिटी 0 है, ना तो हमने बुलेट को फायर किया गन से तो गन भी रेस्ट में और बुलेट भी रेस्ट में, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया। केवल लास्ट वेलोसिटी बराबर 0, लास्ट मोमेंटम दोनों का 0 ऐड करने के बाद तो यहाँ से हम एक को दूसरी तरफ ले जाएं तो कोई सी भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। थैंक यू।